हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो नया सिलेबस आया है, नया करिकुलम आया है क्लास 9th और 10th के लिए। नया करिकुलम तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज कोविड से पहले जो टाइम था उसमें वही सिलेबस जो है, वही करिकुलम फॉलो किया जाता था। सो बेसिकली जो पुराना करिकुलम है वो वापस आ चुका है। आप क्लास 9th और 10th में यदि पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव जो है तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं साइंस के पेपर में और स्पेशली फिजिक्स के पेपर में। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। क्लास 10th की बात मैं कर रहा हूं पहले। तो क्लास 9th के यदि बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, हाफ वे थ्रू द वीडियो मैं क्लास 9th के बारे में बताऊंगा। तो ये यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5। तो ये जो आपकी 5 यूनिट्स हैं उनमें से मैं स्पॉइलर दे देता हूं, ये वाली जो यूनिट है इसको हटा दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है और इसके जो 5 मार्क्स हैं उनको एडजस्ट कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आपके पास जो फिजिक्स की जो यूनिट्स हैं वो है नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये 2 यूनिट्स है फिजिक्स की, उनमें से टोटल 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 2 यूनिट्स। तो टोटल जो आपका एनुअल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड होंगे। यानी कि जो स्कूल में जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे और जो आप ओरल जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे, और जो आपके इंटरनल टेस्ट होंगे जो हाफ ईयरली और जो टेस्ट होते हैं, तो उनके बेसिस पर ये 20 मार्क्स डिपेंड करेंगे, है ना। स्कूल बाई स्कूल जो है ये वेरी कर सकता है कि किस बेसिस पर ये 20 मार्क्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन सीबीएसई ने गाइडलाइन बना रखी है कि 4 पैरामीटर्स हैं, उनमें 5, 5, 5 + 5 इस तरीके से मार्क्स को डिवाइड करना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हो जाता है। तो टोटल जो पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का है, उसमें से 20 इंटरनल मार्क्स हैं और 80 का एनुअल एग्जाम होगा आपका क्लास 10th का। ठीक है, जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है वो एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़े से माइनर चेंजेस हैं। तो मैं यदि फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपके यूनिट 3 और यूनिट 4 हैं आपके सिलेबस में, और यूनिट 3 में एक छोटा सा चेंज है कि जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये जो था आपका ये वाला जो पार्ट है इसे आप छोड़ सकते हैं, है ना। वैसे ये आपके काम में आएगा ही जब आप क्लास 12th में आएंगे, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, सिर्फ एक ही चीज है इस फिजिक्स के सिलेबस में से जो आपको नहीं पढ़नी है, इतना ज्यादा नहीं है, 2-4 लाइन की बातें हैं, आप सीख सकते हैं लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स हुई। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सीबीएसई ने कि जो चैप्टर 14 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, वो एग्जाम में नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं स्कूल के एग्जाम में उसमें पूछा जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है बिकॉज स्कूल वाले भी नहीं पढ़ाएंगे इसको, है ना। तो एक बात का ये ध्यान रखिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो आपको बॉक्स बना के जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, बॉक्स बना के जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है, आपने देखा होगा कई सारे चैप्टर्स में, लगभग सारी चैप्टर्स में होता है। तो वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी है, और मैं रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी फाइनल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। वो अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो इस बात का याद रखिएगा कि जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट बुक में वो एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, जैसे करंट वाला जो चैप्टर है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो करंट वाले चैप्टर में बताया गया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से ड्रिफ्ट होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है, और क्लास 12th में तो आपको डेफिनेटली वो सीखना ही है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस पे थोड़ा बहुत जो रिडक्शन भी है, इसको आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ चलो अच्छा एक चैप्टर कम पढ़ने को मिलेगा, आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, बिकॉज यही अल्टीमेट गोल है, और फाइनल जो आपकी लाइफ में काम आएगी, यही पढ़ाई काम आने वाली है। मतलब नॉट एग्जैक्टली पढ़ाई, बट पढ़ाई से आप जहाँ पहुँचोगे वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप एकदम इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी चीज़ें हैं, जैसे सनराइज सनसेट वाली बात है,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ज़रूर सीखें, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे लैब से रिलेटेड है, तो टोटल जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स है में से इंटरनल असेसमेंट में लैब वर्क के, जो लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके 5 मार्क्स हैं इंटरनल। लेकिन जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से कुछ पोर्शन उस प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होगा। तो मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स लिस्ट किए हुए हैं सीबीएसई ने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूनिट जो 3rd है उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास कि फोकल लेंथ का डिटर्मिनेशन कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके आपको इमेज और ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता होगी तो आपको फोकल लेंथ निकालना होगा। एक एक्सपेरिमेंट ये है, ये चैप्टर आपका 3rd से है ना, ऑप्टिक्स से। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो एक पैरेलल स्लैब से जो लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है वो सारी बातें जो है आपको बतानी है ना। वो सारे जो है एक्सपेरिमेंट जो है या उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आएंगे। जो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 25 मार्क्स फिजिक्स के होंगे उसमें वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू जो लाइट जाती है उसका पाथ आपको ट्रेस करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपको करना है लैब में कैसे भी। उसके बाद जो चैप्टर 4th है उसमें से 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास कि डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड करंट आई, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो आपको थ्रू आउट द ईयर करने हैं और उनको सीखना बहुत जरूरी है बिकॉज उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको पेपर का डिजाइन बता देता हूं जो सीबीएसई ने बताया, प्रिस्क्राइब किया है कि ऐसा पेपर आएगा। तो इसमें जो टोटल 100% जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से जो 100% पेपर है वो इन पैरामीटर्स पे जो है क्वेश्चंस को बांटा गया है। यानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे 46%, ऐसे क्वेश्चंस 22, ऐसे क्वेश्चंस 32, ठीक है। तो जो 46% ऑफ क्वेश्चंस या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि कितना आपने सीखा है कॉन्सेप्ट्स को, इस पे बेस्ड होंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास में आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 22% ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें नॉलेज और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा। मैं बात कर रहा था आपका एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाना आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो 22% इसका वेटेज है। और फॉर्मुलेट, एनालाइज, एवेल्युएट एंड क्रिएट, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर निकालना होगा या डेरिवेशन करना होगा, है ना, या फिर आपको कोई अपने से ही आंसर लिखना होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज होगा 32%, यानी कि लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों का। और समझ गए ना कि आप यदि सब्जेक्ट को सीख जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाते हैं, तो आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो ऑलरेडी आ चुका होगा। आपको ऐसे जरूरत नहीं है कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट का कैसे डेमोन्स्ट्रेशन पे क्या क्वेश्चन बन सकते। आप नॉर्मल पढ़ते रहिए, जो आपके टीचर आपको गाइड करते हैं, हम जो आपको गाइड करते हैं, वो आप पढ़ते रहिए, आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। अब जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस के टाइप कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, असर्शन रीजन वाले कैसे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस एंड इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड। यानी कि जो पूरा पेपर आएगा 80 मार्क्स का, उसमें से आपको चॉइसेस होगी 33% ऑफ क्वेश्चंस में, है ना। लेट्स से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेट्स से 30 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, तो उसमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको चॉइस होगी कि आप ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है, क्लास 10th के पेपर की बात कर रहे हैं। और फिर से यहाँ बता दिया कि 20 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल असेसमेंट हैं, उसमें से इन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपके जो पीरियोडिक असेसमेंट्स होते हैं, जो क्लास के टेस्ट होंगे, है ना, जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, उनमें से 3 टेस्ट में से जो बेस्ट 2 टेस्ट होने वाले हैं उनका एवरेज लिया जाएगा और उस एवरेज को 5 मार्क्स जो है उसमें बांटा जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके 100% मार्क्स आते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल गए, है ना। मान लो आपके 90% आते हैं तो समझ गए, उस तरीके से 5 मार्क्स को आपको डिवाइड करना है।
सब्जेक्ट इनरिचमेंट यानी कि प्रैक्टिकल जो वर्क होगा उसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और जो पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा जिसकी डिटेल जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे दी हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, है ना, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। जो ऑफिशियल जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड या एकेडमिक से रिलेटेड क्लास 9-10 के लिए बच्चे जो हैं पूरा जो है वो पूरा पीडीएफ जो है आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। सो पोर्टफोलियो के भी 5 मार्क्स हैं, टोटल इंटरनल 20 मार्क्स हैं और फाइनल एग्जाम के 80 मार्क्स हैं। तो ये तो बात हुई क्लास 10th के एग्जाम की। अब बात कर लेते हैं क्लास 9th की। तो इसका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है क्लास 9th का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और इसमें यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे मोशन, फोर्स एंड वर्क ये आपके पास है, जिसमें फिजिक्स जो है मेनली आता है, और इसका जो वेटेज है 80 मार्क्स में से वो 27 मार्क्स का वेटेज है। सो 27 आउट ऑफ 80 जो है ये वेटेज रहने वाला है, लगभग बराबर है सारी सब्जेक्ट्स का। और 20 मार्क्स फिर से इंटरनल असेसमेंट के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। 20 मार्क्स डिपेंड करेंगे आपके कि आप फाइनल एग्जाम से पहले किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हो, कैसे आपका जो एकेडमिक्स है कैसे चलता है, इंटरनल टेस्ट में कैसे मार्क्स आते हैं। तो वो 20 मार्क्स इस बात पे डिपेंड करेंगे, और 80 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम पे डिपेंड करने वाले हैं। तो टोटल ग्रैंड टोटल है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स से 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल, समझ गए। सिलेबस जो एनसीईआरटी में दिया है एज इट इज है। फिजिक्स की बात करूं तो आपको सिर्फ ये चीज नहीं पढ़नी है, एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, एक इसमें चैप्टर होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा टॉपिक है ये वाला, और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जो हटा दिया है, इसे नहीं हटना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप तो पढ़ तो सकते हैं। तो जो हमारे घर में लाइट का बिल आता है मंथ के एंड में, तो इसमें लिखा होता है कि इतने यूनिट्स या इतने किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किए हैं। तो वही कैलकुलेशन जो है इस टॉपिक में समझाई गई थी कि हम कैसे अप्लायंस का एनर्जी कंजम्पशन देखकर बता सकते हैं कि मंथ के एंड में कितना बिल आने वाला है। तो वो एक छोटी सी प्रैक्टिकल सी चीज थी, वो इन्होंने हटा दी है कि फाइनल एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो आप जरूर पढ़ें, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये जरूर पढ़ें। भले एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको एक अच्छा लगेगा उसको पढ़ के, है ना। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ये जो क्लास 9th में था, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था, और तब एक फॉर्मूला था ना, तो वो फॉर्मूला मुझे अब तक याद है, और अभी भी मैं अपने घर में या जहां भी मैं काम करता हूं वहां पे कैलकुलेट करने के काम एक आइडिया लग जाता है कि यार ये अप्लायंस यदि मान लो इतने घंटे चलता है एवरेज, तो इतना बिल आएगा इसका। तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है फील होता है मुझे खुद। तो आप भी इसे पढ़िए, जिससे आपको हमेशा ये याद आए। तो ये चीज पूरी एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। बस ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ आप सकते ही हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो है, इन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, और जो इंटरनल टेस्ट स्कूल में होने वाले हैं उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इस लैब वर्क के ही 5 मार्क्स आपके इंटरनल में भी जुड़ने वाले हैं। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपको करने चाहिए, जिससे एक बहुत ही एक डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आप में डेवलप होगी, और आप जो एग्जाम्स हैं जैसे ओलंपियाड है और एनटीएससी का एग्जाम है, उसको क्रैक करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, ज़रूर करिएगा। अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जो है एक्सपेरिमेंट सारे के सारे आपको करवाएं, और जब तक आपको अच्छे से आ नहीं जाता तब तक आप उसको रिपीट करते रहिए। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये यूनिट 2 का यूनिट 3 का एक्सपेरिमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसर देन वाटर बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। Establishing the relation between the loss in weight of a solid when fully immersed in tap water, strongly salty water with the weight of water displaced by, ठीक है। Determination of speed of pulse propagated through a stretched string, slinky helical string. Verification of law of conservation of mass in a chemical reaction. तो ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको जरूर करने हैं।